हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज आप देखेंगे प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन आखिर है क्या, इसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके उत्पत्ति क्या होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी जानकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्लांट्स हार्मोन, इसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, जब हार्मोन का बात चला है तो अब हार्मोन के विषय में हम जानते हैं आखिर ये हार्मोन है क्या। ये हार्मोन जो होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। एनिमल के अंदर देखा गया है कि एनिमल के शरीर के अंदर कुछ न कुछ ग्रंथियां होते हैं जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उससे जो स्रावित पदार्थ होते हैं उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। परंतु आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्लांट के लिए करने जा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो किसी ग्रंथि से नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या किया है, प्लांट्स के अंदर किसी तरह के ग्रंथि नहीं दिए हैं। जब प्लांट्स के अंदर किसी प्रकार के ग्रंथि नहीं होते हैं तो इसमें हार्मोन का स्राव कैसे होते हैं। प्लांट के अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा कुछ रसायन सिक्रेट किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स सिक्रेट किए जाते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो कम अनुभार वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं यही केमिकल्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। अर्थात ये प्लांट के डेवलपमेंट का रेगुलेशन करते हैं, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेगुलेशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार के रसायन है। ये जो रसायन उत्पन्न होते हैं ये पौधे के विभिन्न अंगों में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे उनका जड़ हो, चाहे उनकी तना के कोशिकाएं हो, शीर्ष भाग की कोशिकाएं हो, जड़ के शीर्ष भाग की कोशिकाएं हो, तना के शीर्ष भाग की कोशिकाएं हो, कोटिलीडन हो यानी बीज के अंदर कोटिलीडन होता है, कोटिलीडन हो, या फिर अंकुरित बीज हो। ठीक है, इन सभी स्थानों से हार्मोन का सेक्रेशन होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, तो कम अनुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। तो अब देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं उसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। ठीक है, अब फाइटो हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं इसका थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो प्लांट हार्मोन का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये 3 भाग आप देखिए अच्छी तरह से। प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन का क्लासिफिकेशन। 3 प्रकार के ये हार्मोन हो सकते हैं। कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के हार्मोन, ये आप अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहले नेचुरल हार्मोन, नेचुरल फाइटो हार्मोन, नेचुरल फाइटो हार्मोन। ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइटो हार्मोन। और तीसरा जो होता है वो हाइपोथेटिकल फाइटो हार्मोन। ठीक है, जो नेचुरल फाइटो हार्मोन है उसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक पादप हार्मोन। इसको हिंदी में कहेंगे कृत्रिम पादप हार्मोन, और इसको कहेंगे परिकल्पित पादप हार्मोन। तो देख लिए कि पादप हार्मोन 3 तरीके के होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, पहला हुआ नेचुरल फाइटो हार्मोन, दूसरा हुआ आर्टिफिशियल और तीसरा हुआ हाइपोथेटिकल
क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, नेचुरल प्लांट हार्मोन किसको कहते हैं? वैसे प्लांट हार्मोन जो पौधे की कोशिकाएं खुद ब खुद संश्लेषित करते हैं। अर्थात जब प्लांट के अंदर विशिष्ट कोशिकाएं स्वयं कुछ हार्मोन का निर्माण करे तो उसे नेचुरल प्लांट हार्मोन कहते हैं या नेचुरल फाइटो हार्मोन कहते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन। आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन क्या है? वे हार्मोन जो प्रयोगशाला में निर्माण किए जाते हैं और वो प्लांट हार्मोन के जैसा ही होता है। तो जो प्लांट हार्मोन के जैसा ही होता है परंतु उसे प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन, जो ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे कि हमारा ऑक्सीजन काम करता है। अर्थात जैसे नेचुरल हार्मोन काम करता है ठीक उसी प्रकार आर्टिफिशियल हार्मोन भी काम करता है, परंतु वो प्लांट इटसेल्फ स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं, तो प्रयोगशालाओं में इसे बनाए जाते हैं। और हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन, हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन किसको कहते हैं? परिकल्पित हार्मोन, वैसे हार्मोन जो प्लांट के अंदर रहने की कल्पना की गई है कि प्लांट के अंदर हो सकते हैं, परंतु इसका विशेष अभी रिसर्च बाकी है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, परंतु ये हार्मोन रहने की संभावना है। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन, परिकल्पित पादप हार्मोन। आप हार्मोन के क्लासिफिकेशन समझ गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि इन हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक पादप हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। प्राकृतिक पादप हार्मोन एक नंबर में ऑक्जीन्स, 2 नंबर जिब्रेलिन्स और 3 नंबर जिसको कहते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन्स, तो ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये 3 तरह के हार्मोन जो होते हैं ये होता है प्राकृतिक पादप हार्मोन, क्योंकि ये पौधे के अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित होते हैं ये रसायन, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक पादप हार्मोन। इसके बारे में भी विशेष जानकारी हम लोग करेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कृत्रिम पादप हार्मोन किसको कहते हैं, जिसको कहते आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल में आते हैं IBA, इसको तैयार किया गया है, इसको कहते हैं इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म IBA, इसको कहते हैं इंडोल प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। यह है इंडोल प्रोपायोनिक एसिड। और क्या हो सकते हैं NAA को क्या कहते हैं, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। और क्या आता है 2,4-D। अब 2,4-D को हम क्या कहते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया।
अब आता है एक और जिसको कहते हैं 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि कृत्रिम हार्मोन का नाम पूछे जाते हैं। तो IPA, IPA, NAA और 2,4-D, 2,4,5-T, तो ये सब याद रखिएगा। ये सब है कृत्रिम हार्मोन जिसको कि प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परिकल्पित में वर्नेलिन आता है, वर्नेलिन जिसका कि कल्पना किया गया है, डोर्मिन आता है। तो ये दोनों हार्मोन के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नाम तो जान ही सकते हैं, वर्नेलिन और एक होता है डोर्मिन। तो ये दो हार्मोन है जिसको कि हम परिकल्पित हार्मोन कहते हैं। अब आपको एक विशेष प्रकार के क्लासिफिकेशन दिखाते हैं। वो क्या है कि आखिर ये जो प्लांट्स हार्मोन है वो किन किन ग्रुप के रूप में डिवाइड होते हैं, अर्थात किस तरह के ग्रुप के हार्मोन होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कौन कौन से ग्रुप में किस किस प्रकार के हार्मोन उपस्थित होते हैं। तो ग्रुप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दो तरह के हार्मोन हो सकते हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अब ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ग्रोथ प्रमोटर क्या है और ग्रोथ इनहिबिटर क्या है। ग्रोथ प्रमोटर कहने का मतलब कि कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि क्या करते हैं, पौधे के तनों की लंबाई, फूलों को खिलने में, फल को बनाने में या उनके विभिन्न अंगों के वृद्धि में सहायक होते हैं। तो जो वृद्धि में सहायक होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर कहे जाते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो कहीं न कहीं उस ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब उसको रोकता है। तो जब वृद्धि को रोके, अब रोकने की क्या आवश्यकता है, कभी कभी होता ऐसा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में पेड़ पौधे ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, बढ़ने की क्रिया को रोक देते हैं, क्योंकि बढ़ने की क्रिया से ज्यादा आवश्यक है उसको जीवित रहना। तो जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनहिबिटर जो होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर जो हार्मोन होते हैं, वृद्धि रोधक उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन होते हैं वो उसके वृद्धि को रोक देते हैं, उसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि समूह के हिसाब से, साइट के हिसाब से किस तरह के हार्मोन हो सकते हैं। तो देखिए साइट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, साइट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक प्यूरिन समूह का होता है। प्यूरिन वही जो आपने नाइट्रोजनस बेस के अंदर प्यूरिन हम लोग पढ़े हैं, वही प्यूरिन ग्रुप का एक होता है। जो प्यूरिन ग्रुप का हार्मोन होता है वो एडेनिन होता है। एडेनिन भी हम लोग क्षार पढ़े हैं। इससे जो स्रवित होता है वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, साइटोकाइनिन जो है प्यूरिन समूह का हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, वो है कैरोटीनॉइड समूह का हार्मोन है। कैरोटीनॉइड ग्रुप का एक हार्मोन है। इसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ABA। ये हार्मोन जो होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो है आपका कैरोटीनॉइड समूह का। उसके बाद जो हार्मोन होता है वो गैसियस नेचर का होता है। गैसियस, ये जो गैसियस नेचर का हार्मोन है
वो हार्मोन आपका कौन सा आता है? तो ये हार्मोन इथिलीन आता है। इथिलीन के बारे में आप नाम सुने होंगे, इथिलीन। तो इथिलीन जो होता है वो गैसियस नेचर का होता है। और एक और हार्मोन जो आपको बताएंगे वो है आपको इंडोल समूह का, इंडोल ग्रुप का हार्मोन। और जो लास्ट हार्मोन है वो है जिब्रेलिन, जो टर्पेनोइड समूह का हार्मोन है। तो ध्यान रखिए इसको कि हार्मोन का जो साइट है उस हिसाब से इसको अगर हम बांटे तो एक प्यूरिन ग्रुप्स का है, दूसरा कैरोटेनॉइड का है, तीसरा गैसियस है, चौथा इंडोल समूह का है, उसके बाद टर्पेनोइड समूह का। इंडोल समूह में जो आएगा वो है ऑक्सिन हार्मोन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सिन हार्मोन। और टर्पेनोइड समूह का जो है वो आपका है जिब्रेलिन हार्मोन है, जिसमें कि जो सबसे पहला जिब्रेलिन हार्मोन इसको संश्लेषित इसको देखा गया है क्यूरोसवा नामक वैज्ञानिक, क्यूरोसवा नामक वैज्ञानिक इसके बारे में क्या किया? जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में खोज किया। इसका खोज किया चार्ल्स डार्विन और उसका जो बेटा था, उन दोनों मिलकर के इस हार्मोन के बारे में पता किया। और वेंट नामक जो वैज्ञानिक था ये आइसोलेट किया ऑक्सिन को। उसी तरह से प्यूरिन समूह का जो साइटोकाइनिन है ये मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया? खोज किया। तो आप इसके बारे में भी समझ लीजिए, प्यूरिन ग्रुप का जो साइटोकाइनिन है वो मिलर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया। ये सब तो आर्टिफिशियल है, ये सब जो संश्लेषित होते हैं, है ना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पे इंडोल समूह का जो ऑक्सिन है उसको याद रखिए, डार्विन जो हम लोग पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा खोजा गया। और एक जो है टर्पेनोइड समूह का जिब्रेलिन, जिसको कि क्यूरोसवा नामक जापानीज वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक था, उन्होंने खोज किया जिब्रेलिन का। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसमें से आप देख करके बता सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा हार्मोन होगा जो इनहिबिटर होगा, ग्रोथ इनहिबिटर होगा, और कौन से हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रमोटर होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें से 3 हार्मोन जो होगा ग्रोथ प्रमोटर होगा, वो होगा इंडोल समूह का ऑक्सिन, टर्पेनोइड समूह का जिब्रेलिन और प्यूरिन समूह का साइटोकाइनिन। ये सब क्या होगा? ग्रोथ प्रमोटर, जीपी, ग्रोथ प्रमोटर, क्योंकि ये सारे एंजाइम पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ये भी होगा जीपी। क्लियर हो गया यहां तक? और जो बाकी हार्मोन है वो कौन कौन है? कैरोटेनॉइड समूह का एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्सिसिक एसिड है वो है आपका ग्रोथ इनहिबिटर, जीआई कहते हैं इसको, ग्रोथ इनहिबिटर, और ये भी है ग्रोथ इनहिबिटर। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में, और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको पता चले कि कौन कौन से समूह का हार्मोन कौन कौन सा है। और एक बात और भी बता देना चाहते हैं कि इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आता है कि ये जो आर्टिफिशियल हार्मोन है या फिर जो नेचुरल हार्मोन है या फिर हाइपोथेटिकल हार्मोन है, उसके कौन कौन से हार्मोन वो सारे हैं। और उसके बाद ये इस जो नेचुरल हार्मोन है उस नेचुरल हार्मोन में भी पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन युक्त है यानी नाइट्रोजनस है और कौन सा नॉन नाइट्रोजनस है। तो याद रखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों क्या है? नाइट्रोजनस है, जिसको कि नाइट्रोजन युक्त कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं।
लेकिन जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है नेचुरल हार्मोन में जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं होते हैं, इसमें ये होते हैं नॉन नाइट्रोजनस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके। सबसे पहले हम चले आते हैं ऑक्सिन हार्मोन। फाइटो हार्मोन के अंदर सबसे पहले किसको हम देखेंगे? ऑक्सिन हार्मोन को देखेंगे। तो ये ऑक्सिन हार्मोन किस तरह के हार्मोन है उसके बारे में आप यहाँ पे समझने वाले हैं कि ऑक्सिन हार्मोन आखिर है क्या। देखिए ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन्स, ये जो ऑक्सिन्स हार्मोन है जिसके बारे में बता दिए हैं कि ये जो ऑक्सिन्स हार्मोन है इनका खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, ठीक है। और बाद में चल करके वेंट्स ने इसको आइसोलेट किया। तो ये हार्मोन आखिर उत्पन्न होते हैं कहां पे? सॉरी, ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं कहां पे? ये सबसे पहले इसका अगर हम सोर्स देखें, उत्पत्ति स्थल, तो ये हार्मोन पौधे के शीर्ष भागों में, पौधे के शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं। शीर्ष भागों यानी ये जड़ के शीर्ष भागों में, जड़ के शीर्ष भागों में, तनों के शीर्ष भागों में, तनों के शीर्ष भागों में, ठीक है। यानी ये टीप वाला जो पोजीशन होता है, अग्रभाग का जो पोजीशन होता है, कलिकाओं का भी, कलिकाओं के शीर्ष भागों में, कलिकाओं के शीर्ष भागों में, तो ये ज्यादातर शीर्ष भागों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं फंक्शन क्या है, आखिर ये ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, तो इसका हम फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका, वो देखिए कि इसका है फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फिर जियोट्रोपिक मूवमेंट। कहने का मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला ये सबसे पहला हार्मोन है। तो देखिए ये ट्रॉपिक गति को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ट्रॉपिक गति, ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता, ठीक है। अब ट्रॉपिक गति में थोड़ा सा हम समझें कि आखिर ये ट्रॉपिक गति किस तरह से इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो सूट्स होते हैं, अर्थात उसके तना, पत्ती, फूल जो भी होते हैं, जो पौधे के ऊपरी भागों में होते हैं, धरातल के ऊपर वाले हिस्से में जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स सूर्य के दिशा की ओर, मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा हो उस दिशा की तरफ वो मूव करते हैं। इसका कारण आपने कभी समझा है? आज आप उस बात को भी समझेंगे कि आखिर किस तरह से ये पेड़ पौधे का जो सूट्स होते हैं वो प्रकाश के दिशा की तरफ गमन करते हैं और किस तरह से उसका जो रूट्स होते हैं वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो एक डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये आपका, अगर हम यहां पे एक डायग्राम क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हम डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं। ये आप गौर से देखिए कि मान लिया सनलाइट यहां पे है, तो आप इतना जानिए कि सनलाइट के विपरीत दिशा में क्या होता है? हार्मोन का संग्रह ज्यादा होता है। तो अगर हम एक रूट ले लें, इसको अगर रूट मानते हैं और इसको अगर स्टेम मानते हैं, तो स्टेम में क्या होगा? इस तरफ हार्मोन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर इधर कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश के विपरीत दिशा में ही ऑक्सिन हार्मोन का क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर भी होता है लेकिन इसका मात्रा इधर क्या होता है? कम होता है ना। कहने का मतलब कि इधर का जो है 65% इधर होता है, बाकी जो है इधर होता है। तो इतना मात्रा ज्यादा किधर चला जाता है? तो सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में। अब जब ग्रोथ करेगा तो हम लोग जानते हैं कि जिधर हार्मोन ऑक्सिन अधिक होता है उधर ग्रोथ अधिक होता है। तो ये जो तना होते हैं ये हमेशा देखिएगा कि प्रकाश के दिशा में ही ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो प्रकाश के दिशा में ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन में है इसमें सेल डिवीजन ज्यादा होने लगता है, और सेल डिवीजन जब ज्यादा होगा तो इस पोर्शन में कोशिकाएं ज्यादा बढ़ेंगे।
तो जिस पोर्शन में कोशिकाएं ज्यादा बढ़ती है उसका वृद्धि क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चूंकि ऊपर तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इस पोर्शन में क्या होता है, सेल कम मात्रा में डिवाइड करता है और ज्यादा मात्रा में डिवाइड किधर करता है, इसके अपोजिट दिशा में। इसलिए हमेशा तना जो होता है, स्टेम जो होता है, तना जो होता है हमेशा सूर्य की दिशा की तरफ ग्रोथ करता है। और रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर ठीक उसका उल्टा होता है, अर्थात रूट के अंदर क्या होता है कि जिधर कंसंट्रेशन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होता है, और जिधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है उधर वृद्धि ज्यादा होता है। तो आप अब बता सकते हैं कि रूट के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन इधर तो कम है, तो कम कंसंट्रेशन होने के कारण ये रूट के अंदर इधर वृद्धि क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, तो रूट हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और इसलिए तब ये क्या होता है, रूट हमेशा धरती के अंदर ग्रो करता है, यानी सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में रूट क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये आपका क्या निर्माण किया, सूट का निर्माण किया, और ये क्या निर्माण किया, रूट का निर्माण किया, जो हमेशा धरती के अंदर नीचे की तरफ ग्रो करता है, वो कभी सूर्य की तरफ ग्रो नहीं करता है। कोई कोई रूट के बारे में आप पढ़े होंगे, उसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं, जैसे सुंदरी का प्लांट का जड़ वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं। तो एक्सेप्शन में कुछ रूट ऐसे होते हैं जो कि उल्टा काम करता है, अर्थात उसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं, वो सूर्य की तरफ ही ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या होता है, रूट हमेशा पृथ्वी के अंदर ग्रो करता है, और तना जो सूट होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण आखिर कौन सा हार्मोन कर रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण करता है। अब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, बिना निषेचन के अगर कोई ओवरी फ्रूट का निर्माण करने लग जाए, ठीक है, निषेचन नहीं हुआ, पॉलिनेशन भी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। जनरली हम लोग जानते हैं कि पहले पॉलिनेशन होता है फूल के अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें फ्रूट का निर्माण होता है, अर्थात फल बनते हैं, ठीक है। परंतु अगर बिना निषेचन के फल बनने लग जाए तो उसी को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी के फ्रूट निर्माण में हम लोग ऑक्सिन का क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। आर्टिफिशियल भी अगर हम ऑक्सिन का छिड़काव करें तो वो क्या करेगा, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को जन्म दे देगा। और अगर जिस प्लांट के अंदर ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं और फिर भी वो फ्रूट को निर्माण करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण करने में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के निर्माण में भी क्या करते हैं, तो हमारा ऑक्सिन हार्मोन मदद करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण, इसमें और भी एक है जो क्या है कि ये एपिकल डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस कहने का मतलब कि जो शीर्ष भाग है, वो शीर्ष भाग के जो कोशिकाएं होती है वो काफी तीव्र मात्रा में वृद्धि करते हैं और लंबाई में ग्रो करते हैं। तो लंबाई बढ़ाने के लिए ये एपिकल डोमिनेंस का काम करता है, अर्थात चूंकि शीर्ष भाग में इसका निर्माण होता है इसलिए ये अपने उत्पत्ति स्थल पर ही कार्य करते हैं। इसलिए शीर्ष भाग की कोशिकाएं काफी तेजी गति से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्सिन्स क्या करते हैं, तो वृद्धि को प्रमोट करते हैं। इसलिए अगर कोई पौधा है ऐसा जिसमें कि साइड में भी कलियां निकल रहे हैं और ऊपर भी इसके फूल और फल निकल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो काफी तीव्र गति से वृद्धि करेगा। बाई द वे हम ऊपर को कटिंग कर दें, इसको अगर काट दें तब क्या होगा, ये ऑक्सिन यहां से खत्म हो जाएगा, तो ये ग्रोथ इसका यहाँ ऊपर तो रुक जाएगा, परंतु
इसके साइड वाला जो कली होगा उसके अंदर ऑक्सीजन जमा होने लगेंगे और साइड में क्या होगा, वृद्धि होने लगेंगे। तो कुछ पौधों में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर शीर्ष को काट देते हैं, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस इसका होता है। अगर ऊपर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, ये सीधा पौधा बिल्कुल लंबा होते चला जाएगा, साइड में उसका ब्रांच नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पौधे को ऊपर काट देते हैं ताकि साइड वाला क्या हो, ब्रांच अधिक मात्रा में बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हमको उसमें उत्पादन हो सके। तो ये काम हम लोग करते हैं। तो ये एपिकल डोमिनेंस का काम करता है, अर्थात शीर्ष प्रभाविता। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्ष प्रभाविता, अर्थात शीर्ष प्रभाविता का काम करते हैं। प्रभाविता का काम कौन करते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन करते हैं। चौथा क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी ये क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि आप जानते हैं कोशिका जब तक विभाजन नहीं करेगा तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। तो इसलिए ये हार्मोन क्या करता है, सेल डिवीजन में काफी सहायता करता है, कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है। इसको कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। पांचवा होता है सेल इलोंगेशन। सेल के लंबाई में भी ये वृद्धि करता है, मतलब कोशिका की लंबाई भी इसमें बढ़ती है, यानी इसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा सेल इलोंगेशन भी होता है। सेल इलोंगेशन कहने का मतलब कोशिका का आकृति का बढ़ जाना, अर्थात कोशिका की लंबाई को भी बढ़ाता है। कोशिका की लंबाई का बढ़ना ये किस हार्मोन की वजह से होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन के वजह से होते हैं। छठा इसमें क्या होते हैं, छठा होते हैं कैम्बियम का निर्माण, अर्थात कैम्बियम के जो अस्तर होते हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा काफी उत्प्रेरित हो जाते हैं और वो सेल डिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, लेयर बनाते हैं और पौधे के मोटाई में भी वृद्धि होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, तो कैम्बियम के सक्रियता को भी, कैम्बियम की वृद्धि में भी, कैम्बियम डेवलपमेंट में भी सहायता करता है, अर्थात कैम्बियम की सक्रियता को भी बढ़ाता है। कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन का फंक्शन होते हैं। ऑक्सीजन ये सभी क्रियाओं में काफी भाग लेते हैं और पेड़ पौधों में वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया। अब चले आते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होते हैं, जिसका बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन जो होते हैं वो मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। और साइटोकाइनिन किससे प्राप्त होते हैं, तो साइटोकाइनिन के बारे में हम बता रहे हैं कि साइटोकाइनिन, इसका जो सोर्स होता है, सोर्स वो ज्यादातर पके हुए फलों में अधिक मिलते हैं, पके हुए फलों में अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कोकोनट मिल्क में ये मिलते हैं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क में भी ये मिलते हैं, पके हुए फलों में मिलते हैं, अंकुरित बीजों में भी मिलते हैं, अंकुरित बीजों में ये मिलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया और इसका जो फंक्शन है वो क्या है वो देखिए। ये भी क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। याद रखिए, साइटोकाइनिन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि सेल डिवीजन में एक अवस्था आता है जिसको कि साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और चूंकि ये प्यूरिन समूह का एक हार्मोन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो सेल डिवीजन को प्रमोट कब करेंगे इसके बारे में आप समझिए। सेल डिवीजन को प्रमोट ये तब करेंगे जब किसी पेड़ पौधे में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ये दोनों बराबर मात्रा में सेक्रेट होंगे, तब ये क्या करते हैं, तब ये सेल डिवीजन कराता है। याद रखिएगा, सेल डिवीजन कराता कब है, जब किसी भी पौधे के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों बराबर मात्रा में संश्लेषित होते हैं तो ये सेल डिवीजन कराता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ और साइटोकाइनिन कम हुआ तो
किसका प्रमोशन करता है? ये रूट को ज्यादा डेवलपमेंट कराता है, अर्थात इसमें रूट का क्या होगा? वृद्धि ज्यादा मात्रा में होगा। और ठीक अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी A इज लेस देन C, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में और साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में अगर बने तो वो सूट का डेवलपमेंट कराने के लिए प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या हुआ? सेल डिवीजन में सहायक। दूसरा क्या है? ये आरएनए का भी सिंथेसिस करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? ये जो कक्षस्थ कलिकाएं होते हैं उनकी वृद्धि में साइटोकाइनिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात कक्षस्थ कलिका के निर्माण में सहायक होते हैं। सॉरी, कक्षस्थ कलिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। कक्षस्थ कलिका आप समझ रहे हैं, जैसे ये आपका प्लांट्स है तो ये साइड में जो ब्रांच निकलते हैं और ये वृद्धि करते हैं, तो ये साइड वाला जो ब्रांच होता है इसमें ज्यादा मात्रा में वृद्धि करने लगते हैं, इसको कहते हैं कक्षस्थ कलिकाओं। तो कक्षस्थ कलिकाओं के निर्माण में ये मदद करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये बुढ़ापा को रोकता है, अर्थात ये पेड़ पौधे के यौवन अवस्था को बनाए रखता है, यानी ये पेड़ पौधे के वृद्धावस्था को रोकता है। पौधों के वृद्धावस्था को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो पौधों के वृद्धावस्था को रोकने में ये क्या करता है? साइटोकाइनिन सहायक होते हैं, ठीक है। और ये भी कहीं न कहीं पार्थेनोकार्पी के लिए भी जरूरी होते हैं, अर्थात पार्थेनोकार्पी का भी क्रिया इससे भी हो सकता है। तो चूंकि ये सब क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर। अब चले आते हैं साइटोकाइनिन के बाद जिब्रेलिन हार्मोन आखिर है क्या, उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हम बताया, क्यूरोसवा नामक वैज्ञानिक जो कि जापान के थे, उन्होंने क्या किया? GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड 3 का संश्लेषण किया, ठीक है। इसको हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। इसका संश्लेषण इन्होंने किया क्यूरोसवा, और इस तरह से जिब्रेलिन का खोज हो चुका। अब जिब्रेलिन का स्रोत क्या है वो देखेंगे। जिब्रेलिन का स्रोत क्या है? जिब्रेलिन इसका स्रोत है बीजपत्र, जिसको कि कॉटिलेडन भी कहते हैं, अंकुरित बीज, ठीक है, और फलों में, ठीक है। ये इस स्थानों में क्या होते हैं? सेक्रेट होते हैं, पेड़ पौधे के उन स्थानों में। इसका फंक्शन देखेंगे। इसका फंक्शन क्या है वो देखिए। सबसे पहला काम इसका बीज के अंकुरण में, अर्थात ये डोरमेंसी पीरियड को कम कर देता है। पेड़ जो सीड होते हैं उसका एक विशेष टाइम होता है जिसको डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। जब तक वो डोरमेंसी पीरियड उसका खत्म नहीं हो जाता है तब तक बीज अंकुरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन तक वो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए रहते हैं। उसको भंग करने में जिब्रेलिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात जिब्रेलिन बहुत महत्वपूर्ण। तो ये बीज के सुसुप्ता अवस्था को भंग करता है, ठीक है। मतलब जर्मिनेट करने के लिए ये प्रेरित करता है, ठीक है, बीज को। दूसरा क्या है? ये फूल के निर्माण में सहायक होते हैं। यदि यार फूल नहीं निर्मित हो रहे हैं तो जिब्रेलिक एसिड डाल करके कृत्रिम विधि से हम क्या कर सकते हैं? ये फूलों को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनवा सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इसका फंक्शन है पार्थेनोकार्पी, ये भी करता है। तो ये भी पार्थेनोकार्पी में सहायक होता है। पार्थेनोकार्पी फल उत्पादन में
उत्पादन में सहायक होता है। और चूंकि फ्लावर मेल बनेंगे अथवा फीमेल बनेंगे, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं वो बनेंगे, और कितने बनेंगे तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये लिंग निर्धारण में भी क्या करते हैं, यह लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, ये इंटरनोड जो होते हैं, नोड की लंबाई में ये क्या करते हैं, इंटरनोड यानी दो नोड के बीच का जो भाग होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। खास करके ईख जो होते हैं, ईख के जो दो नोड्स होते हैं उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं जिससे कि लंबे लंबे ईख होते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, तो पर्व की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात वृद्धि करने में ये क्या करता है, पर्व की लंबाई के वृद्धि करने में ये सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा जिब्रेलिन हार्मोन का क्या है, फंक्शन है। इस तरह से आप जिब्रेलिन हार्मोन भी पढ़ लिए हैं। दो हार्मोन और जो बचा है वो आप देखेंगे, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी जानना, तो आप उसको देख सकते हैं। पहला क्या बताए थे, पहला है एब्सिसिक एसिड ABA, है ना, जो किस समूह का हार्मोन है, तो कैरोटीनॉइड समूह का ये हार्मोन है जिसको कि ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, चूंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, इसलिए ये ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। अर्थात ये ठीक उल्टा काम करेगा, सेल डिवीजन को रोक देगा, सेल डिवीजन की क्रिया को बाधित कर देगा, की क्रिया को बाधित करता है, ठीक है, ठीक उल्टा काम होगा। दूसरा क्या होगा, सेल इलोंगेशन की क्रिया को भी वो क्या करता है, सेल इलोंगेशन भी नहीं होने देता है, अर्थात सेल इलोंगेशन की क्रिया को भी ये प्रभावित करते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है उसको भी ये कम कर देते हैं या रोक देते हैं, अस्टोमेटा को बंद कर देते हैं। अर्थात ये जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स अस्टोमेटा को बंद करते हैं, यानी अस्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देती है। अर्थात ये हमेशा क्या करता है, जो प्लांट्स के अंदर होने वाले जो महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं हैं उसको धीरे कर देते हैं, मंद गति कर देते हैं, इसलिए ये पेड़ पौधे का स्ट्रेस हार्मोन भी कहे जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे के कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं ABA। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हमेशा पेड़ पौधे के वृद्धि विकास को रोकने का काम करता है, उसे ही हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। दूसरा जो बचा है ग्रोथ इनहिबिटर, वो गैसियस अवस्था में होते हैं, ठीक है, वो उनका नाम हम क्या बताए थे, इथाइलिन। ठीक है, जो इथाइलिन होते हैं वो क्या करते हैं, वो फल को पकने में सहायता करते हैं, फल को पकाने में सहायता करते हैं, अगर हम इथिलीन कृत्रिम रूप से भी पौधों में उसके फलों के अंदर अगर हम देते हैं तो फल जल्दी पक जाता है। जैसे केला वगैरह के अंदर अगर हम इथिलीन डाल दें कृत्रिम विधि से तो वो जल्दी से पक जाता है, लेकिन अगर हम लोग उस पौधे से उस फल को नहीं तोड़ करके उसी के अंदर रहने देते हैं तो कुछ समय पश्चात ये क्या होता है, ऑटोमेटिक पक जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल तरीके से भी इथिलीन उसके अंदर बनते हैं और वो फल को पकाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो विशेष इसका काम यही है, फल को पकाने में सहायता करना। तो आज प्लांट हार्मोन के बारे में आप अच्छी तरह से सारे हार्मोन के बारे में समझ गए हैं, किसका क्या क्या फंक्शन है।
अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।